हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे एजुकेशनल चैनल में। आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर था विकास डेवलपमेंट, उसका सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विकास। अभी तक हमने क्या देखा? व्यक्तिगत विकास देखा। एक व्यक्ति का विकास कैसे होता है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग। किसी के लिए विकास एक चीज़ हो सकती है, किसी के लिए दूसरी चीज़ हो सकती है। किसी के लिए विकास करना अच्छा होता है, वही दूसरे के लिए वो बुरा हो सकता है, विरोधाभास था। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखने जा रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास क्या होता है? जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई एक व्यक्ति विकास करता है, उसके विपरीत यदि पूरा राष्ट्र, जब हम राष्ट्र के विकास की बात करते हैं तो वो होता है राष्ट्रीय विकास। जब किसी नेशन के विकास करने की बात आती है तो वो होता है राष्ट्रीय, मतलब उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों का विकास, तो वो क्या हो जाता है? राष्ट्रीय विकास होता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। क्योंकि जब लोगों के पर्सनल अपने खुद के विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं तो वो अपने हिसाब से सोचेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय विकास के बारे में, तो उनकी जो होंगी, उनकी धारणाएं भी क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। इसके विषय में भारत के विकास के लिए चर्चा कीजिए कि भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए। और इस पर भारत में किसी भी देश का विकास हो, वहाँ के रहने वाले लोगों का, क्योंकि सबकी अपनी नीड अलग है, आपकी ज़रूरतें अलग हैं अपनी अपनी, उनके अपने काम करने का तरीका अलग अलग, तो उनके सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके लिए विकास अलग अलग होता है। तो उन्हीं की सोच से जब उनसे पूछा जाएगा, मान लो कि आप बताइए अपने नेशन के विकास के बारे में क्या कहोगे, तो उनका सबका मत क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। संभावना है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। अगर हम एक क्लास में सभी विद्यार्थी से पूछें कि आप बताओ विकास, राष्ट्रीय विकास क्या होगा या तुम्हारा पर्सनल विकास क्या होगा, तो वो सबके प्रश्न अलग अलग होंगे। कोई कहेगा कि हमारे लिए पैसा जो आ जाए तो हमारा राष्ट्रीय विकास हो जाएगा। किसी के लिए वो पैसा है उनके पास में, उनकी जो पर्सनल नीड है, जो खुशी रहे और उनके घर वाले उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, तो वो उनके लिए विकास हो जाएगा। इसलिए सबकी अलग अलग चीज़ें विकास में काउंट होंगी। आपने स्वयं इस प्रश्नों को बहुत से उत्तर सोचे होंगे। जैसे हम खुद ही जो है या दूसरे से पूछिए, हम खुद ही अपने मन में विचार करें तो हमारे मन में ही अलग अलग बहुत से प्रश्न उठते हैं कि हमारे लिए विकास ये होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं निश्चित ना होंगे, और एक के विषय में नहीं, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ के लक्ष्य को पूरा करने से कोई ये नहीं कह सकता कि हम विकसित हो गए, हमारा विकास हो गया। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी हो सकती हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जब उनका पर्सनल विकास की बात थी तो उसमें भी वहाँ पर विरोधाभास था। ऐसे ही जब हम राष्ट्र के विकास के बारे में पूछेंगे तब उसमें भी उनका विरोधाभास होगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सबके अपने अलग अलग मत होंगे, अलग अलग व्यू होंगे। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? क्या सबको? क्योंकि एक नेशन के विकास की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं, उनका सबका अपना अपना मत है। और जो सब मत हैं, सबके विचारों को बराबर का महत्व देना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लाभ पहुँचाएगा, उसी मत को हम स्वीकार करते हैं। यहाँ यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? अगर यहाँ पर ये सब परस्पर विरोध है, एक दूसरे के विरोध में है, तो निर्णय कैसा होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम इतने सारे विषयों में कौन से विषय को चुने कि सबका विकास हो, सभी के लिए न्यायपूर्ण हो वो, और सही राय में क्या होनी चाहिए, जो उसकी सही राय क्या होगी, किसको हम माने। हमें यह भी सोचना होगा कि कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, और उनमें से हमको ये सोचना होगा कि इन सबको देखते हुए कि कौन सा तरीका बेहतर है, जिससे हम अपने नेशन डेवलपमेंट में अपने जो राष्ट्र के विकास के बारे में महत्वपूर्ण सोच सकें, उसको लिए कदम उठा सकें। क्या इन विचारों में से बहुत से लोगों को लाभ होगा, यह भी सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ऐसे मत को नहीं स्वीकार कर सकते जिससे कम लोगों को फायदा हो। ऐसे मत को ही स्वीकारा जाएगा अंततः जिनमें बहुत से लोगों को फायदा हो, और या कुछ का हो, तो कुछ वाला तो नहीं स्वीकारा जाएगा। जिनमें लाभ ज़्यादा लोगों को होगा वही उसी को स्वीकारा जाएगा। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों का पर विचार करना है। और जो राष्ट्रीय विकास है वो क्या है, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना और उनको फिर पूरा करना, तो यही क्या होगा? हमारा राष्ट्रीय विकास होगा। अब इसमें एक ये आओ करके सीखें, ये दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि एक जहाज 500 टन का तरित जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर के आसपास और समुद्र में डाल दिया जाता है। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर के आसपास के समुद्र में डाल दिया था। मतलब एक जहाज है जो 500 टन का जहरीला अवशेष जो है, जहरीला पदार्थ लेके जा रहा है, और वो क्या करता है, उसको समुद्र के पास एक खुले स्थान पर डाल देता है। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट व आइवरी कोस्ट में और अबिदजान शहर में है,
जो ये कहाँ पर है, जो अबिदजान शहर है और एवरी कोस्ट है वहाँ पर है। इस खतरनाक जहरीले अवशेष से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मचलाना, चमड़ी पर दरारें पड़ना, चमड़ी पर क्या होते हैं उनके दरारें पड़ जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि के शिकायतें की हैं। क्योंकि उन्होंने क्या करा, वो एवरी कोस्ट से वहाँ पर ले जाकर उन्होंने कूड़ा खुले में डाल दिया। उससे क्या हुआ, जो जहरीले गैसें निकले उससे लोगों को हार्म हुआ, लोगों के जो जी मचलाया उनको उल्टी आई और उनको क्या हुआ, सर दर्द हुआ और चमड़ी में उनके रैसेस पड़ गए। और शिकायत की 1 महीने के बाद 7 लोग मर भी गए। और क्या हुआ इससे कि उसमें जो जहरीले गैसें थे उनसे क्या हुआ, 7 लोग मर भी गए और 20 अस्पताल में भर्ती हुए। विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया, क्योंकि ये इतना जहरीला था कि वहाँ पर बताओ लोग मर भी गए। उनको क्या करा, फिर उनके 26,000 लोगों को वहाँ पर इलाज भी कराना पड़ा। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। क्योंकि देखो, वो जो एवरी कोस्ट की कंपनी, स्थानीय कंपनी थी, उसने वो क्या करा था कि ठेका दिया था कि आप ये हमारा ये जो जहरीला पदार्थ है इसको ले जाकर फेंक दो। तो इसमें दिखा रहे हैं कि जैसे कि एक ये बिल्डिंग है, यहाँ पर तो लोग जो रहते हैं अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके सामने एक झोपड़पट्टी भी है जहाँ पर लोग गंदगी से रहते हैं, अच्छी सैनिटेशन नहीं है। तो इनके लिए विकास क्या होगा, इनके लिए विकास होगा कि इनको भी एक अच्छा घर मिल जाए। जैसे यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हो, इनके बच्चे भी अच्छे से पढ़े लिखे, तो इनके लिए ये विकास होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है, तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास करें। यह आप लोगों से बातचीत करके अलावा टेलीविज़न के माध्यम से भी जानकारी, मतलब ये कहते हैं एक एक्टिविटी दे रखी है इन्होंने, एक एक्टिविटी दे रखी है कि यदि आप इन सबसे मुद्दों से परिचित हो तो इसकी जो करो, आप पड़ताल करो, बातचीत करो लोगों से, टेलीविज़न के माध्यम से इनकी जानकारी इकट्ठा करो। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब इसमें कैसे तुलना की जाए कि ए और बी, इनको तुलना करना है कि दोनों की, कि कौन सा ज़्यादा विकसित है और कौन सा कम विकसित है। जो ज़्यादा विकसित है उसमें क्या कारण है, उसके क्या कारण है, और इसके जो कम विकसित है इसके क्या कारण है। अब इन सबको हम आगे अब इसमें फर्दर देखेंगे। तो आप पूछ सकते हैं कि यदि विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को विकसित कहा जा सकता है। ये तो इस समय है ही कि कुछ देश जैसे अमेरिका है और जो स्विट्ज़रलैंड है और जो ऐसे कनाडा है, ये सब कैसे, ये विकसित देशों में आते हैं। और जो हमारा जैसे इंडिया है, ये सब किस में आते हैं, ये अल्प विकसित में आते हैं। तो इस तरह से कैसे इनकी धारणाओं को कैसे हम देख सकते हैं, इनको कैसे कहेंगे, अब इसके बारे में आगे हम देखेंगे। इससे पहले कि हम इन विषयों पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचें। अब देखते हैं भाई कौन सा प्रश्न है। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और अंतर दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि उनमें समानता भी हो सकती है और अंतर भी हो सकता है। हम इनकी तुलना करने के लिए किस पहलू का प्रयोग करते हैं। मान लो हम ये देख लें कि कहाँ एक पर वहाँ पर पढ़ाई का दर कैसा है, वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ये देख सकते हैं। कितनी इनकम है वहाँ की, जैसे ए और बी, दो इन देशों की तुलना करनी है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ कितने लोग पढ़े हैं, कितनी इनकी जो है पर कैपिटा इनकम है, कितना वो मंथली कमाते हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ पर पीने का पानी अच्छा है कि नहीं। इस तरह से हम ए और बी की तुलना करते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात है कि हम ये पैरामीटर क्या रखेंगे, ये कौन सी चीज़ें होंगी जिनको मानकर हम इनकी तुलना करेंगे। ये अलग अलग हो सकती हैं। जब हम ये भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनकी समानता अलग अलग होगी, वो पहलू भी अलग अलग होंगे। कक्षा में विद्यार्थियों से ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, उनकी ऊंचाई कितने लंबे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, प्रतिभा कैसी है, रुचि कैसी है, के अनुसार हम क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो, ठीक है, जो विद्वान हो क्या पता वो मित्रता न रखता हो। तो हमें विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे उनकी तुलना। हमें जो मापदंड प्रयोग करने हैं वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। मतलब कैसे है, हम ये नहीं कह सकते हम किस चीज़ की तुलना करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम उन मापदंड को बनाएंगे। जैसे हम किसी ए देश में हम चाहते हैं कि वहाँ कर पढ़ाई कैसी है, लोग कैसे पढ़ते हैं, लोग पढ़े लिखे कैसे हैं, कैसे उनकी जो पढ़ने का तरीका क्या है, वो ग्रेजुएशन है या 12वीं पास है या इलिटरेट है, अनपढ़ है। तो इसका पैरामीटर बनाकर हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर तो बहुत सारे हैं। कौन से पैरामीटर किस लक्ष्य के लिए हम उनको तुलना करना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना करने के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद
खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम और पिकनिक टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। जैसे उससे बता रहे हैं कि कोई, जैसे कि जो टीमें हैं, जैसे किस चीज़ के लिए हम टीम बना रहे हैं, जैसे खेलकूद के लिए कैसी टीम चाहिए, जो खेलकूदने में लड़का अच्छा हो, उसके क्या तरीके होंगे, कैसा हो, वो अच्छा खेल लेता हो तो उसमें हम उसको चुनेंगे। विवाद टीम, जो बोलचाल में अच्छा हो, जो विवाद कर सकता हो, उसको चुनेंगे। संगीत में कैसे होंगे, जो संगीत के लोग अच्छे हों उनको चुनेंगे। तो इस तरह से सबके अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रतिभा के बारे में मानक चाहिए तो हमें उसे कैसे चुनेंगे। मान लो अगर उनके सब चीज़ के बारे में उनको चाहिए तो हम कैसे चुनेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न तो क्वेश्चन ये होता है। सामान्यतः हम उन व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उसके आधार पर तुलना करते हैं, क्योंकि सब तो हम नहीं देखते। हम कुछ, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ चुनिंदा चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे जो तुलना, हमारे जो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए जो क्राइटेरिया में 4-5 चीज़ें सबसे ज़्यादा फिट होती हैं, हम उन्हीं को लेके आगे उनकी तुलना करना स्टार्ट कर देते हैं। तुलना करने के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद है और हो सकता है। क्योंकि देखो, लिस्ट जब हम बनाएंगे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। उनमें से कौन सी लें कौन सी ना लें, ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि मान लो किसी चीज़ को हमने ले लिया और किसी चीज़ को छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इतनी चीज़ ले तो सकते नहीं है, तो थोड़ी सी चीज़ लेंगे। तो इसमें हरदम मतभेद की बात बनी रहती है, हरदम मतभेद होने की संभावना रहती है। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनका रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंग। अब इसमें क्या देखें, जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि वो मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, बोलचाल में अच्छे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसको लें। या रचनात्मकता है, कितने क्रिएटिव हैं वो, कितनी अच्छी चीज़ें को इनोवेशन करते हैं, उस चीज़ को लें। यदि बात विकास पर भी लागू, यही बात क्या होती है, विकास पर भी लागू होती है। जैसे ये बच्चों पे हमने भी देखा, ये सेम चीज़ अप्लाई होती है किस पे, किसी देश के, नेशन के विकास के बारे में। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। अगर किसी देश की तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कितनी उनकी इनकम है, आय है, उस हिसाब से तुलना करना, या उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता है, इसी के आधार पर ही तुलना हर देशों में एक देश से दूसरे देश की जाती है। इन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है, क्योंकि जब तक जिसकी जो नेशनल इनकम है, जिसकी जीडीपी बड़ी होगी, जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, वही बड़ा माना जाएगा। इसी तरह देशों में भी होता है, जो देश सबसे ज़्यादा अमीर है, जिसके पास संसाधन अधिक है, रिसोर्स अधिक है, वहाँ की जनता अच्छे काम करती है, पैसा कमाती है, उनके जो जीडीपी है वो बड़ा है, तो वो देश क्या होगा, विकसित कहा जाएगा। यहाँ पर इस तरह से समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अधिक आय का क्या मतलब है, अधिक आय का यही मतलब है कि जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उन वस्तुओं का, जैसे जिसके पास इनकम ज़्यादा होगी वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी ज़्यादा खरीद पाएगा। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होनी चाहिए, वे सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जब उनकी आय अधिक होगी, उनके पास पैसे होंगे, तभी तो उन चीज़ को वो खरीद पाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा आय अपने आप एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। क्योंकि देखो, सब चीज़ आय से, सब चीज़ पैसे से ही होता है। आज अगर आपके पास पैसा है तो आप सब चीज़ खरीद सकते हो, तो वही कह रहे हैं कि पैसा ही सबसे एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जब इन मापदंडों को हम देखते हैं। इसीलिए क्या होती है, एक देश की आय और दूसरे देश की आय की तुलना करके हम ये समझ जाते हैं कि ये देश विकसित है और ये अल्प विकसित है या अभी विकासशील है। अब एक देश की आय क्या है, अब इसमें जो प्रश्न उठता है कि एक देश, अच्छा अभी हमने बात कर ली आय महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आय क्या है यह देखते हैं। अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है, उनसे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मार्क करने की जरूरत है। अब क्या कह रहे हैं कि जो एक देश होता है उसकी आय क्या होती है, अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो किसी देश की भी आय क्या होती है, जो वहाँ के लोग हैं जो उनकी आय होती है उसी को अगर जोड़ दिया जाए, उनको मिला दिया जाए, तो जो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगी, देश की आय होगी। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्योंकि देखो, ये तो ठीक है कि जो व्यक्ति कमाते हैं उनको जोड़ दिया जाए तो किसी देश की आय बन जाती है, लेकिन जैसे एक देश में कम लोग हैं और एक देश में बहुत जनसंख्या है, एक देश में कम लोग हैं, संसाधन अधिक हैं, एक देश में जनसंख्या भी अधिक है, संसाधन भी कम है, तो उनकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये एक सही मापदंड नहीं है कि उनकी औसत आय कैसे, प्रति व्यक्ति की आय कैसी है, कैसे कमाते हैं, इसको निकालने में इसमें कठिनाई होती है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? यह भी एक मुद्दा बनता है कि यदि एक देश के व्यक्ति ज़्यादा विकसित हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दूसरे देश के कम पढ़े लिखे हैं, तो उनकी आय को सही से गणना करना यह भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम औसत आय की तुलना करते हैं जो कि
देश की कुल आय की कुल जनसंख्या से भाग देने से निकलती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, औसत आय क्या होती है? ये औसत आय क्या होती है? औसत आय का क्या मतलब हो गया कि वहाँ के देश की कुल आय, मान लो एक देश में 100 लोग हैं और सब 10-10 रुपये कमाते हैं, तो उसके देश की कितनी आय हो गई? उस देश की आय हो गई 1000 रुपये, ठीक है। और सॉरी, इसमें सब 10-10 रुपये नहीं कमाते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई 5 रुपये कमाता है, कोई 5 कमाता है, कोई 10 कमाता है, कोई 15 कमाता है, कोई 20 कमाता है। इस तरह से जोड़ के मान लो वो 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है। और उनके जो लोग हैं वो 25 लोग हैं। तो हम जो औसत आय कैसे निकालेंगे, उसको पूरे इनकम को उस 25 लोगों से भाग दे देंगे, जो हमको मिलेगा। जैसे हमको इसमें इस केस में 4 मिला है, तो ये 4 हमारी क्या होगी, ये 4 हमारी होगी औसत आय। 4 हमारी हो जाएगी, ये हमारी औसत आय हो जाएगी कितनी, 4 हमारी औसत आय हो जाएगी। इस तरह से हम किसी देश की औसत आय निकाल सकते हैं। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने के इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। और जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से, इस प्रयोग के हिसाब से वो देशों को वर्गीकृत करता है कि कौन सा विकसित है, कौन सा अल्प विकसित है। वे देश जिनकी 2016 में प्रति व्यक्ति आय 12,236 $, प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1005 $, प्रति व्यक्ति है, उसे कम या उसे निम्न आय वाले देश कहा गया है। अब इसमें उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया बना दिया कि जिस देश की एक व्यक्ति की आय 12,236 $, ये अमेरिकी डॉलर में है इनकम, अगर इतनी है एक साल की आय, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है अच्छी कैटेगरी समृद्ध देश में आ जाएगा। और जिस देश के व्यक्तियों की आय 1005 $, से कम है, वो कौन से में आ जाएंगे, वो अल्प विकसित में आ जाएंगे, गरीब देश में आ जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने ये क्राइटेरिया बना रखा है। तो आगे देखते हैं, उन्हें निम्न आय वाले देश कहा जाता है। भारत मध्य आय वाले वर्ग देश में आता है। भारत किस में आता है? अपना जो इंडिया है, ना तो ज़्यादा अमीर है, ना तो वो अमीर है, ना तो वो गरीब है, ठीक है। अपना भारत जो आता है बीच में आता है। और आगे देखते हैं क्या है, भारत जो है किस में आता है, मध्य में आता है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2016 के हिसाब से कितनी थी, 1840 $, प्रति व्यक्ति। अगर 1005 होती तो वो किस में आ जाता, वो निम्न में आ जाता, यानी कि निम्न स्तर की, मतलब गरीब देश में आ जाता, क्योंकि उसकी व्यक्ति 1840 रुपये प्रति व्यक्ति आय 2016 में मापी गई है। तो उससे वो किस में आता है, ना तो अमीर में, ना तो गरीब में, वो बीच में आता है। तो इसलिए भारत कौन सा देश है, मध्य वर्ग वाला देश है। समृद्ध देशों जिसमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। और विकसित देश किसे कहा जाएगा, जैसे यूएस हो गया, रसिया हो गया, कनाडा हो गया, इस तरह के देश कैसे हैं, ये विकसित हैं। और जो अल्प विकसित कैसे हैं, जो कि अफ्रीका के कुछ बहुत सारे देश हैं। इस तरह के देश जो हैं जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम है, वो जो अल्प विकसित देश श्रेणी में आ जाते हैं। बाकी क्या है, आर्थिक विकास की समझ।